हम्म, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। और आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर्स मॉडल। तो आज देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। वैसे आई थिंक बोहर मॉडल कंप्लीट तो हो जाएगा, डेरिवेशंस कुछ रह सकते हैं। तो न्यूमेरिकल हो सकता है नेक्स्ट क्लास में करें, बट वी होप कि कंप्लीट हो जाए। तो आज हम बेसिक आइडिया कुछ लेंगे डाल्टन्स थ्योरी का एंड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हम देखेंगे बोहर मॉडल पर कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला हम आने वाले हैं बोहर मॉडल पे। बोहर मॉडल बोल रहा हूँ मैं। वेरियस मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हमने कौन कौन से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए लॉ पढ़े। सबसे पहला पढ़ा डाल्टन लॉ। कोई बताएगा मुझे डाल्टन लॉ क्या था? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये। कोई बताएगा? बताएगा कोई? हम्म। बच्चों, डाल्टन लॉ को कोई बताएगा? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या? नो रेस्पॉन्स। क्या बात करते हैं। ठीक है। तो देखो डाल्टन ने क्या बताया था। डाल्टन लॉ ने बताया था ऑल मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं सारे के सारे मैटर्स। जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे टिनी पार्टिकल से मिलके, मतलब टिनी पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आवाज आ रही है मेरी? तो कुछ रेस्पॉन्स करो ना आप लोग। सेकंड क्लास में तो बिल्कुल डल ही हो जा रहे हो, क्या बात है भाई? हम्म। क्या दिक्कत है? बेटा कुछ रेस्पॉन्स करो ना। देखो, तो जो हमारे टिनी पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं हम एटम्स। तो और उसने क्या बोला था? एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब उन एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। उन एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। इन इन इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल तोड़ा नहीं जा सकता। ऑल एटम्स, उसने बोला था कि सबसे छोटा पार्टिकल, इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है ना, वो एटम। जो डाल्टन ने लॉ बताया उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कोई बात ही नहीं की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात ही नहीं की इसने। और थर्ड स्टेटमेंट में इसने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट शेयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। किसी एक मटेरियल के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। हर एक एटम के मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट मास। अगर कोई मान लो आयरन का आइटम है और गोल्ड का आइटम है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हैं, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मास भी होगा। दोनों का आपका डिफरेंट डिफरेंट मास भी होगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। टर्म्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स होल नंबर। जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं उनको कंबाइंड करता है, वो किसी होल नंबर में कंबाइंड होते हैं। होल नंबर मतलब जैसे चार एटम मिलके कोई कंपाउंड बना रहे, फॉर्मिंग कंपाउंड। जैसे चार एटम मिलके कोई कंपाउंड बना रहे, 10 एटम मिलके कंपाउंड बना रहे। कभी उसमें ऐसा नहीं होगा कि 1.2 एटम और 1.2 एटम मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं। किसी होल नंबर में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि किसी एटम को इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल तो तोड़ा नहीं जा सकता, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। सारी बात समझ में? बोलो। यस। उसके बाद आया हमारा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या था? कोई बताएगा? थॉमसन मॉडल क्या था?
थॉमसन मॉडल बताएगा कोई यस सर। बच्चों? थॉमसन मॉडल यस सर। क्या था बेटा? कोई सर आइडिया थॉमसन थॉमसन मॉडल मॉडल के के बारे में? अकॉर्डिंग सर हम्म, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाइंड होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। बट यस, जो इलेक्ट्रॉन बाइंड होते हैं जैसे कि वाटर मेलन के अंदर सीड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि थॉमसन ने बोला था कि जो हमारा एटम है उसके होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वैसे एक्चुअल में तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो, और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है? एक स्फीयर के फॉर्म में उसके सेंटर पे होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं? पूरे उसमें इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि हमारे तरबूज में उसके बीज होते हैं। आ रही बात समझ में? कैसे? इस तरह से यस सर। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फैले हुए होते हैं, ये थॉमसन ने बोला था। और जो मास होता है एटम का वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे तरबूज में भाई कहीं खोखला थोड़े ना होता है। यस और नो? बोलो यस सर। भाई। पूरी एज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मास उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। ऐसा सही नहीं है। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो एटम होता है उसके अंदर वो आपका पॉजिटिवली चार्ज विद रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन बिटवीन। ये आपका न्यूट्रल, एक्चुअली में न्यूट्रल होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे अभी हर्ष ने बताया कि सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। The positive charge and whole mass of the atom is uniformly distributed, यही बोला है इसने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हुई? कब जाके फेल हुआ था? जब हमने क्या देखा था? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट एक्सप्लेन बाई दिस मॉडल। जब मैं स्पेक्ट्रम बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। कि एक बात बताओ, किसी एटम से अगर मैं लाइट गिराऊं, किसी किसी से भी लाइट गिराऊं, अगर वो मास से पूरी मैसिव है, तो क्या उससे लाइट पास होगी? नो। नहीं होगी। नहीं होगी ना। लेकिन इससे पास हो रही है, इससे लाइट भी पास हो रही थी। और हमने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल किसने किया था? रदरफोर्ड ने। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब अभी मैं बताऊंगा। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल देखते हैं पहले, उसके बाद में इसे स्टेटमेंट पाऊंगा। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, क्यों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को, तो पहले हमें स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल देखना होगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करता, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? क्योंकि थॉमसन चचा ने बोला था कि जो हमारा एटम हो, वो जो हमारा एटम होता है उसमें जो मास होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास मतलब जैसे आप 1 किलो का तरबूजा लेते हो, तरबूजे में कहीं एक जगह पे 1 किलो वेट थोड़ी ना रखा होता है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना तरबूजे में। होता है कि नहीं? पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड। यस सर। तो उसी तरह से उसने बोला था थॉमसन चचा ने, उसको प्रूफ करने के लिए कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उस चीज को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पता लगाएंगे कि जो हमारा उसका मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, ध्यान से देखिएगा। हमने पहले एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स में कोई एक बिस्मिथ 214 और रेडॉन, इसको रेडॉन भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये अल्फा स्कैटरिंग, यहां से हम अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेंगे। और एक थिन गोल्ड की फॉइल ली है। भाई गोल्ड की फॉइल क्यों ली और थिन ही क्यों ली? इतनी थिन ली कि इसके जैसे मान लो कोई थिन लेयर ली, कोई थिन शीट ली, उसमें एक ही एटम है, उसके पीछे कोई एटम ना हो। अगर मान लो मैं अपने हाथ को लूं, उसमें एक एटम यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इस थिकनेस में काफी सारे एटम होंगे कि नहीं होंगे? इस थिकनेस में अगर मैं यहां से कोई लाइट पास करूं, उन सभी एटम से होके लाइट पास होगी, होगी कि नहीं? यस। तो हमने इतनी थिन शीट ली कि उसमें एक जगह पे एक ही एटम है, दूसरा एटम नहीं है।
एक ही एटम है, इतनी थिन शीट। तो थिन शीट गोल्ड की ही क्यों ली? गोल्ड की थिन शीट इसलिए ली क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मलेबल प्रॉपर्टी होती है गोल्ड की। मलेबल का मतलब होता है कि थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे ज्यादा थिन शीट हम गोल्ड की बना सकते हैं। अगर आयरन की बात करो, लोहे की बात करो, लोहे की थिन शीट बना सकते हैं लेकिन ज्यादा पतली नहीं बना सकते, टूट जाएगा लोहा, बिखर जाएगा। इसीलिए जो गोल्ड होता है उसकी मलेबल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए हमने गोल्ड की बनाई ये शीट। अरे बस समझ में। यस बेटा हर्ष के अलावा भी लोग हैं क्लास में। प्रीति बनियाल, प्रीति, रिया, आप बोल क्यों नहीं रहे हो भाई बच्चों? यस सर। ओनली हर्ष ही बोल रहा है। शालिनी, मुस्कान, महक, बाकी लोग समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है? यस सर। यस सर। तो फिर बोलो ना कुछ। आप ऐसे बैठे हुए चुप, हम नहीं बोलेंगे सर, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे भाई? वो नाराज हो गए हो कि दूसरी क्लास ले ली है सर ने? नो सर। नाराज हो क्या? नो सर। नो सर। देखो ये सब कुछ आपके भले के लिए चल रहा है ना। तो मुझे शौक है आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेने का, ना आपको शौक है एक्स्ट्रा क्लास ले। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है और हमें आपको डॉक्टर बनाना है तो क्लास तो लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो क्लास तो लेनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ये पीछे रखी हमने जिंक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिसपे हम देखेंगे कहां कहां से अल्फा पार्टिकल आने वाला है। तो देखो सबसे पहले हमने यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, हमने सीधा अल्फा पार्टिकल देखा, सीधा उसके एटम से टकरा रहा है और साइड में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। सिमिलरली दूसरा देखा वो सीधा निकल गया, तीसरा देखा वो साइड में निकल गया, चौथा देखा वो थोड़ा सा किसी एंगल से रिफ्लेक्ट। इसका मतलब यहां पे कोई एक पर्टिकुलर एटम होगा जिसपे हम हर बार अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा, एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई कुछ रखा हुआ है, मान लो ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बात बताइएगा ध्यान से बताइएगा जरा। यहां से अगर मैं कोई लाइट रे डाल रहा हूं और यहां से लाइट रे डाल रहा हूं और यहां से लाइट रे डाल रहा हूं और यहां से लाइट रे डाल रहा हूं और यहां से, क्या ये सारी की सारी लाइट रे जस्ट ऐसी वापस हो जाएंगी? होंगी कि नहीं? यस सर। हाँ? अगर हमारा एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर होता तो क्या होता, ये सारी की सारी वेव हैं वो सीधे वापस होनी चाहिए थी, जैसे हैं वैसे की वैसी ही वापस होनी चाहिए थी। अल्फा पार्टिकल सारे के सारे वापस होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है रदरफोर्ड चचा कुछ झूठ बोले थे। बोले थे कि नहीं बोले थे? झूठ मतलब गलत थे। रदरफोर्ड चचा क्या थे? गलत थे। हमारा जो मास होता है एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। क्या? हाँ बेटा बताओ क्या डाउट है बेटा? कौन किसने पूछा? कुछ कुछ डाउट है क्या किसी को? आप एक मिनट बोल के चुप हो जाते हो। मतलब कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़े। बढ़े आगे। यस सर। ओके। तो हमें यहां से पता चला कि हमारा जो एटम है उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हम एक्चुअली में गोल्ड, इसको हम जूम करके देखने वाले हैं। इस एरिया को, इस एरिया को हमने क्या किया, जूम किया, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। तो ये प्लस कोई हमने बोला कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा हुआ है। उसने क्या बोला था, जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो मास है वो भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस मास में कहीं कहीं जैसे बीज रखे होते हैं तरबूज में, वैसे वैसे करके कहीं 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 इलेक्ट्रॉन रखे हो। तो अब हम देखने वाले हैं, जैसे फर्स्ट रे गई हमारी उसके साइड से सीधी निकल गई, सेकंड रे आई थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट, थर्ड आई थोड़ी ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई।
फोर्थ आई और ज्यादा हुई, फिफ्थ आई सीधी की सीधी वापस चली गई भाई, सीधी की सीधी वापस चली। फिफ्थ आई इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, एक और आई नीचे की तरफ थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, एक और आई और नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी सी कम डिफ्लेक्ट हुई, और नीचे की तरफ आई वो सीधी निकल गई। इसका मतलब हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि जो मास है ना वो अच्छा देखो अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है अल्फा पार्टिकल पे? यस सर। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारा जो एटम है न्यूक्लियस है उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हमारा न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। Sir. जब हमारा अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा था तो इसके बीच में डिस्टेंस थी तो कम रिपल्शन हुआ, और पास में आया थोड़ा सा रिपल्शन हुआ, और पास में हुआ तो ज्यादा रिपल्शन हुआ, और पास में आया तो ज्यादा रिपल्शन। तो आप देखोगे यहां से लेके जैसे इससे टकराया सीधा सीधा वापस आ गया। अच्छा किसी चीज से टकरा के कोई चीज वापस कब आती है, कब आती है कोई? क्या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को टकरा के वापस भेज सकता है? पहले तो ये बताओ भाई। रदरफोर्ड चचा ने क्या बोला था, रदरफोर्ड बोला मैं, थॉमसन चचा ने क्या बोला था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हम मान लेते हैं चलो कि जो रे आई अल्फा पार्टिकल आया इलेक्ट्रॉन से टकरा के वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है पॉजिटिव चार्ज के। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी होता है। आप देखोगे, आप तो वही बात बोल रहे हो कि ट्रक आया स्पीड में और साइकिल से टकराने के बाद में वापस चला गया, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वहां पे हैवी मास रखा हुआ है, पूरा मास कंसंट्रेटेड कहां पे है? सेंटर पे। जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम आगे चले क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोले। आई बात समझ में? इसको मैंने लिखा यस है सर। आगे, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूं वो इससे अगली वाली शीट पे मैंने लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म, उसको पढ़ लीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखा हमने कि जो हमारी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं जैसे जैसे वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस यानी कि सेंटर के पास आते जा रहे हैं हमारा डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, और जो एग्जैक्टली हमारा बीच में गया उससे अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 180 डिग्री। एग्जैक्टली 180 डिग्री हुआ। उससे हमें पता चला कि भैया मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहां से हमें पता चला कि जो आपके थॉमसन चचा थे, थॉमसन चचा ने जो बताया था कि तरबूज की तरह हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तरबूज के अंदर जो लाल लाल होता है ना खाने वाला, उसकी तरह हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम में, और जो बीज होते हैं उसके उसकी तरह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. और एक चीज और समझ में आ गई कि जो न्यूक्लियस है वो मैसिव है, मास थोड़ा हैवी है उसका। मतलब सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तभी हमारा हैवी वाहन आया, हैवी अल्फा पार्टिकल आया, उससे टकराया और वापस चला गया सीधा का सीधा, तभी जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आ रहा है उसके, मतलब ये जो जैसे दूर जा रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा पास आ रहा है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो उसने अल्फा पार्टिकल को थोड़ा सा रिपेल किया तो आपका जाना चाहता था ऐसे गया ऐसे ऊपर की तरफ। सारी बात समझ में? यस सर। हाँ? तो यहां से रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। यस सर। तो हमें यहां से पता चला कि स्कैटरिंग एंगल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे स्कैटर हुए, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कैसे हमारा ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे ड्रॉपिंग स्लोप बनेगा, ग्राफ बनेगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन कम होगा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस बहुत छोटा है, जो मास है कंसंट्रेटेड है कहां पे, किसी पॉइंट पे।
आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। तो जो Yes, मैंने sir. बोला है, देखो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes in a straight line through gold foil because it indicates that most of the space in the atom is empty। यानी कि ये जो हमारा एटम है उसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है जो एटम का वो खाली है। Some of alpha particle were scattered by only a small angle in of order of few degrees। कुछ पार्टिकल आपके कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? कि पॉजिटिव चार्ज हमारा चार्ज है उसका, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसकी वजह से रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है? थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा मास जो होता है किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? concentrated at center is called nucleus। सही बात समझ में? Yes, sir. और जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, मान लो 9000 अल्फा पार्टिकल अगर आपने ड्रॉप किए, मतलब किसी उस पर क्या बोलते हैं, गोल्ड की फॉइल पे गिराए, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जिसका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक ओनली। और उसमें से भी मान लो 10,000 50,000 अल्फा पार्टिकल अगर आप डालोगे ना, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जिसका रिफ्लेक्शन 180 डिग्री से ज्यादा। अब वो किस वजह से होगा? अगर कम हो रहा है तो किसकी वजह से? कूलाम फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। सारी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? जो मैंने बोला सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? कितना डिफ्लेक्ट होगा? 1/sin⁴ इंटू थीटा, sin⁴ θ/2 के डायरेक्टली। कितना अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/sin⁴ θ/2। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. ठीक है, अब तब देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। जब आपका अल्फा पार्टिकल, जब ये मान लो एटम है मेरा, एटम अल्फा पार्टिकल आया, ऐसे आया और वापस चला गया, आया और वापस चला गया, इससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस है कि नहीं क्लोजेस्ट? ये माना मैंने R0। अच्छा एक बात बताओ, जब अल्फा पार्टिकल उससे आया था, उस बॉक्स से निकल के आया था, उस गोल्ड शीट पे, क्या उस अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास क्या लेके आया था? काइनेटिक एनर्जी लेके आया था कि नहीं आया था? Yes, Yes, sir. sir. और देखो एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 -12 के करीब होती है एटम की रेडियस। उसके लिए अगर हमारा अल्फा पार्टिकल 1 सेंटीमीटर दूर से भी आ रहा है तो वो डिस्टेंस क्या होगी? इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसमें बर्बाद होगी? को याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? फर्स्ट चैप्टर Yes, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी बर्बाद होगी किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इसके पास जाने में क्या हो रहा है? यहां से ये तो पास आना चाह रहा है, लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा है हमारा रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, जैसे रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो इस समय किसके फॉर्म में एनर्जी सेव हो जा रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी सेव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी वेस्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में वेस्ट हो रही है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से हम निकालने वाले हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, जितनी तेज आप इलेक्ट्रिक उस अल्फा पार्टिकल को फेंकोगे, क्या उतना ही पास में चला जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज के? Yes, sir. भाई आप एक तरह से ये समझ लो,
आप एक तरह से ये समझ लो कि कोई नेट लगा रखा है आपने, कोई नेट लगा रखा है, उस नेट में आप बॉल फेंक के मार रहे हो। मान लो ये नेट है और इतना पीछे दीवार है, थोड़ा सा पीछे दीवार है, आपने पहले बॉल धीमे से मारी, नेट ऐसे तन के यहां तक पहुंचा, मतलब दीवार से दूर है, फिर भी वापस आ गई बॉल, फिर और तेज मारी तो थोड़ा सा और पास जाएगा, बहुत ज्यादा तेज मारी तो क्या नेट से दीवार लग, ये बॉल लग सकती है? कब लगेगी? ओनली तब लगेगी जब आप बॉल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो। यस और नो? यस सर। सेम टू सेम हमारा अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस था उसका पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को पीछे की तरफ धक्का मार, पीछे की तरफ धक्का मार रहा है पीछे की तरफ, तो क्या हो रहा है? हमारा अल्फा पार्टिकल वापस जाएगा, लेकिन वापस क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस किसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे? हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करेंगे किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ एम बी स्क्वायर। और देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? यू। यू क्या होती थी बोलो? के क्यू अपॉन Q1 Q2, Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था कि नहीं? अब देखो यस Q1 सर। क्या है मेरा? Q1, Q1 अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है? अल्फा पार्टिकल पे टू पॉजिटिव जेड चार्ज। ई, टू जेड ई, टू जेड ई मतलब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल दो। टू जेड ई देखो, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम होता है ना, बस साइन अलग अलग होते हैं, होता है कि नहीं? यस सर। और Q2 मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ पॉजिटिव ले रहा हूं। तो हमने क्या किया? 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0, 1/4πε0। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम पता करने वाले हैं R0 की वैल्यू। R0 इक्वल टू 1/4πε0 2ZE स्क्वायर अपॉन हाफ MU स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब हम अच्छा एक चीज और, कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे कितने थीटा एंगल पे आएंगे? जो हमने ग्राफ बनाया था, याद है आपको? ग्राफ बनाया था ऐसे करके, यस सर। ऐसे करके ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे, मान लो मैं बोलूं आपसे कि 30 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे 30 डिग्री के एंगल पे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला, बड़ा धांसू सा फॉर्मूला है, इसको याद नहीं करना है, लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है बस। तो 1/sin⁴ है, ये sin⁴ θ/2 के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। N0 NT 2ZE स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4πε0 का स्क्वायर R स्क्वायर इंटू MV0 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी चीजें हुई हैं। N इज नंबर ऑफ टारगेट पर एटम वॉल्यूम, T थिकनेस ऑफ द टारगेट, ZE चार्ज ऑन द ZE 2E आपका चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, R है आपका डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द टारगेट, V0 है आपका वेलोसिटी ऑफ अल्फा। ये सारी चीजें दे रखी हैं। इन सारी चीजों को पुट करके हम थीटा, किसी एक स्पेसिफिक थीटा पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं, कितने हमारे किस एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे किसी एक स्पेसिफिक उसके लिए गोल्ड फॉयल के लिए। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला देख के डरो मत, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ठीक है? आगे बढ़े, बोलो। यस। ओके, हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड बर्नर। फेलियर कब, फेल क्यों हो गया था भाई? इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, फेल क्यों हो गया? तो उन्होंने फेल क्यों हुआ? इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने ये तो बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता और पूरे में मास भी नहीं होता। इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन होता है
और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये क्या करता है, मूव करते 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 एटम में ही गिर जा, एटम में गिर जाएगा। तो हमारा जो एटम, वो एटम में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा सॉरी, तो हमारा एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम कैसे स्टेबल रहता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये जरूर बता दिया था, रदरफोर्ड ने क्या बता दिया था कि भैया जो मास होता है ना एटम का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं उसके अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे प्लेस्ड होते हैं, इसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुडंट एक्सप्लेन डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट नेचर मतलब, देखो अब जब हमने किया था, अच्छा डिस्क्रीट नेचर को मैं बताऊंगा स्पेक्ट्रम के टाइम पे, यहाँ वहीं पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है एक अलग टर्म में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स में होता है ना, पॉइंट्स, पॉइंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। 1 2 3 4 5 इस टाइप के स्पेक्ट्रम देखते हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। तो ये दो चीजों की वजह से क्या हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ। बोलो क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन को बताओ जरा फास्ट। एक मिनट, एक आंसर करोगे आप उसमें, पोल में आंसर कर, ठीक है? पोल में बना देता हूँ, एक मिनट में बस, पोल पे आंसर करिएगा। आंसर पोल पे करो, पोल लॉन्च हो चुका है। अभी फॉर्मूला बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां से कुछ फंडा लगने वाला है, मैंने हिंट आपको करो आंसर। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 5 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। ठीक है, देखो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 2ZE², 2ZE² अपॉन, देखो 2ZE² अपॉन R0 इंटू 4 पाई F7 नॉट।
इक्वल टू क्या था मेरा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये था कि नहीं था? यस सर। सर ए नहीं होगा इसका? देखो अब आपको चाहिए क्या था, अल्फा पार्टिकल मास m है, वेलोसिटी v है, बम्बार्ड किया गया है, इट्स डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस यानी कि आर नॉट चाहिए था। आर नॉट कैसे निकाला था? आर नॉट इक्वल टू 2z e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 m वी स्क्वायर। बोलो ये होगा? अब आप देखो यस m के टर्म में आंसर पूछा है, तो m का अगर r का मैं देखूं, आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो m नीचे की तरफ है, 1/m है कि नहीं है इस एक्सप्रेशन से, है कि नहीं है yes बताओ? sir, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर 1/√m नहीं होगा? सर क्या बताया? हाफ भी तो लिखा है m के आगे। नहीं नहीं नहीं, वो हाफ अलग है ना। देखो ये सारी चीजें न्यूमेरिकल वैल्यू हुई ना, ये देखो ये अलग है, ये हाफ तो अलग है, हाफ को ऊपर भेज दो। क्या आप कहना क्या चाह रहे हो, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। सर हाफ m का मतलब √m हुआ ना? नहीं 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 नहीं, ये हाफ पावर नहीं है ना, m की पावर 1/2 होता तब हाफ होता, m की पावर 1/2, हाफ m ये वाला है, हाफ m भी इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ m भी इसका है। नहीं ये बात समझ में आई कि नहीं आई हर्ष? अरे इसको ऐसे लिख लो चलो, यस सर। टू टाइम्स काट दो अब, ठीक है। यस सर। अब हम आने वाले बोहर मॉडल। हमने 3 मॉडल पढ़ लिए, कौन से? सबसे पहले डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, आने वाले बोहर मॉडल। अच्छा बोहर मॉडल जो था, बोहर मॉडल हमारे सिलेबस में जो हाइड्रोजन एटम के लिए पहली बार, और ये बोहर मॉडल एक्चुअल में हाइड्रोजन को ही एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन यहां से हमें ये चीज बोहर ने ये जरूर बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो एक ऑर्बिट में मूव, किस में मूव करता है? ऑर्बिट में मूव करता है, एक ऑर्बिट में मूव करता है। और उस ऑर्बिट, और जो हमारा ऑर्बिट में मूव करता है तो हमारा एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लगता है कि नहीं? यस सर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है या किसी भी ऐसे करके किसी और पाथ पर रोटेट करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसने बोला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसका अपोज करता है, मेरा बैलेंस करता है उसको कौन? सेंट्रीपिटल। ये हमारे बोहर चचा ने, आई बात समझ में? यस सर। बोहर चचा ने ये बोला, और उन्होंने एक चीज और बोली, और जो किस ऑर्बिट में करता है, किस ऑर्बिट में रोटेट करता है, वो ऑर्बिट मल्टीपल होती है h/2 की, h/2 की। और जो h/2 होता है वो मेरा एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर AVR, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू आर, लीनियर MVR, मोमेंटम इंटू रेडियस, एमबीआर। तो ये एंगुलर मोमेंटम मेरा इक्वल होगा किसके? h/2 के। अगर मैं nth के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिख रहा हूं तो n इक्वल टू 1 होगा, तो h/2 के इक्वल होगा। अगर सेकंड के लिए लिखता हूं तो 2h/2 होगा, थर्ड के लिए लिखता हूं 3h/2 होगा, 5 के लिए लिखता हूं 5h/2 होगा। तो यहां से हम क्या निकालने वाले हैं? रेडियस ऑफ रोटेशन निकालने वाले हैं, जो हमारा ऑर्बिट है उसका क्या रेडियस होगा रोटेशन का, ये यहां से फाइंड कर सकते हैं। सारी बात समझ में? यस सर। yes sir, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो ये किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा
तो क्या किसी भी एक जिस सेल में रोटेट कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उस पाथ की एनर्जी फिक्स होगी कि नहीं होगी? भाई मान लो यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फर्स्ट की, सेकंड की है 5, थर्ड की है 7। तो मान लो अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो मैं फर्स्ट में हूं। 5 हो गई तो कूद के सेकंड में पहुंच जाऊंगा, 7 हो गई कूद के थर्ड में पहुंच जाऊंगा। तो किसी एक ऑर्बिट की जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसकी हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी ऑर्बिट हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये किसने बताया? बोहर चचा ने। आई बात समझ में? यहां तक? यस सर। यस सर। इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। ड्रॉबैक, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? दिस मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इसने इलेक्ट्रॉन, जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो ये इनका क्या है? ड्रॉबैक। अब जैसे यहाँ पे है मेरा 1 2 3 4, जैसे मैं बोल दूं कि फर्स्ट का है मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 2 का है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 का है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ का है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमेशा किसी एक एटम के लिए, किसी एक मटेरियल के एटम के लिए फर्स्ट सेल, यानी कि जिसको मैं के बोल रहा हूं, के शेल के लिए, के शेल का हमेशा एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। सेकंड सेल का एनर्जी लेवल जो एल शेल है, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, एम शेल का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन सेल का 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा यही फिक्स रहेगा। ये किसने बोला? बोहर चचा ने। अरे बात समझ में? द यस मॉडल सर। बेस्ड ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ वेयर इन रियलिटी देयर इज नो ऑर्बिट। रियलिटी में इन्होंने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट बनी होती है, लेकिन रियलिटी में वो इमेजिनरी होती है। सारी की सारी की सारी चीजें क्या है? इमेजिनरी है। The electron presumed to revolve around nucleus where only where reality motion of electron cannot be described। इसने माना था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं दिया था, एक्सप्लेनेशन वे में ज्यादा नहीं बताया था। सिमिलरली फोर्थ था, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इस चीज को, जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनको हम स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। उस टाइम पे बताऊंगा मैं रदरफोर्ड की वजह से क्या प्रॉब्लम आई थी, और उसकी वजह से। इट कैन नॉट एक्सप्लेन डबलेट ऑब्टेन बाय स्पेक्ट्रम, ये भी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, ये भी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में ही बताऊंगा। तो ड्रॉबैक समझ में आया आप? यस यस सर। सर। यस। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ डेरिवेशंस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले रेडियाई ऑफ ऑर्बिट। रेडियाई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस रेडियस में मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, मान लिया जो इमेजिनरी रेडियस थी वाली ही, बट उस रेडियस का पता तो करें क्या रेडियस थी। तो क्या ये v का फॉर्मूला निकाला था हमने? ये फॉर्मूला याद है? अभी निकाला था। कौन से यस फॉर्मूले से सर। निकाला था? कौन से निकाला था? टू, सॉरी, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इस फॉर्मूले से निकाला था कि नहीं? यस। यहां से यस v सर। निकालोगे ये आएगा, इस वाले फॉर्मूले से v हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? रेडियस ऑफ, सॉरी, जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस चाहिए। आपको याद हो अभी हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने इक्वल किया था किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। किया था कि नहीं? यस। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था मेरा? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, जेड ई ले लो, भले ही जेड ई ले लो। अगर इलेक्ट्रॉन हम अभी उसके लिए ले रहे हैं, दोनों दोनों कहीं पे जेड यूज करता है, कहीं जेड यूज नहीं करता है। किसी बुक में तो जेड यूज कर लेगा, किसी बुक में जेड यूज नहीं करेगा। मैं दोनों तरीके बताऊं। अब जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है कि हमारे सिलेबस में वन इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हाइड्रोजन की, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं एक हाइड्रोजन में? यस सर। अगर मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो जेड आना नहीं चाहिए, लेकिन कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, इसीलिए हम जेड को यूज करते हैं। सारी बात समझ में? जेड क्यों यूज करेंगे? यस सर। ये अभी मैं बता रहा हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जेड को रिमूव करके। जेड को रिमूव करके हमारा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या था? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, v की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली v की वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दी, ये वाली v की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, इस v की जगह पुट कर दी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारा NH डिवाइडेड बाई 2πmr का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से दोनों साइड से हमने r को सेपरेट कर लिया, तो n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4πε0 r स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर e स्क्वायर, इतना आ रहा है बड़ा सा फॉर्म। तो देखो पाई से पाई कैंसिल करो, m से m स्क्वायर कैंसिल करो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल करो, और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। तो हमारा बचा कुचा बच रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। बड़े तगड़ा फॉर्मूला आया भाई हमारा। जो इन जनरल फॉर्मूला आया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर बोला फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3, तो हमें फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए चाहिए। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं nth टर्म, मान लो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n के टर्म में मैं बात करूं, तो हमारा हमें अच्छा इसमें देखो हमें क्या क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है और e की वैल्यू पता है कि नहीं, सारी चीजें, इतनी सारी चीजें यस सर। हैं। अब देखो किसी फॉर्मूले नीचे की तरफ z और आएगा, देखिएगा e स्क्वायर के साथ में z और आएगा, z का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूंगा हाइड्रोजन की तो वहां पे z इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली आप देखोगे Rn का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, यहां पे देखो z है नीचे, है कि नहीं z नीचे, z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। और हमारा हाइड्रोजन के लिए बात लोगे, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पे n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा फॉर्मूला आता है 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो हमारी Rn की वैल्यू आती है क्या, 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम। दिस इज आवर फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस क्वेश्चन, इस टाइप के फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन। आई बात समझ में, यस बोलो, ठीक है। सेम टू सेम हम ड्राइव करते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी के लिए कैसे करेंगे, देखो आपको याद है mvr मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को n h अपॉन 2 पाई के इक्वल किया था, हमने किया था कि नहीं, यस अरे सर। mvr को इक्वल किया था n h अपॉन 2 पाई के। यही इक्वेशन यूज की हमने, r की वैल्यू पुट कर दी जो अभी हमने अभी कैलकुलेट की थी, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी वो r की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो r की वैल्यू पुट करने के बाद में हमने v को सेपरेट कर लिया, इस v को सेपरेट कर लिया, v की वैल्यू हमने यहां से निकाली nh अपॉन 2 पाई n पाई e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, तो इंटू 1 अपॉन n। यहां से काट पीट करो जरा, n से ये n, h से ये h, पाई से ये पाई, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो ऊपर बचेगा m भी कट रहा है क्या, हाँ m से m कटेगा, ये m से ये m कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन। जब हमें z यूज करना है तो z कहाँ आएगा, e के साथ आता है हमेशा z ऊपर आ गया भाई, z ऊपर आ गया। तो जब वैल्यू पुट करोगे आपकी सब नोन है, देखो h नोन है, एप्सिलॉन नॉट है, e नोन है, तो ये इन सारी की सबकी वैल्यू पुट करोगे तो या तो आप लिख दो c अपॉन 137 z अपॉन n, c के टर्म में लिख लो। अगर c के टर्म में नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो 2.2 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी किस में आएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, 2.2 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला है, ये इंपोर्टेंट है फॉर्मूला। इन फॉर्मूलाज पे बेस नीट में क्वेश्चन आते हैं, इन फॉर्मूलाज पे भी जेई में क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई में, जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट में हमारे में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन इस टाइप। हरी बात समझ में, बोलो। यस यस सर। ओहो, अब कैसे होंगे सारे डेरिवेशन, चलो ये हम करेंगे टुमारो, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको यहां तक नोट्स भेज दूंगा, यहां तक नोट्स भेजूंगा, और यहां तक आप रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर।
अभी थोड़ा सा और पढ़ें क्या कि थक गए? और बच्चे वैसे ही बहुत कम हो गए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको। ठीक है बच्चों? Thank you, sir. Bye, sir. यस सर, वेलकम, बाय बच्चों, Nice. बाय एवरीवन, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। यू वेलकम, बाय। Thank you, sir. Bye. यू वेलकम, बाय।